हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था। हमने वीडियो के अंत में कुछ उसके लिमिटेशंस को पढ़े थे, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल के कंपाउंड के या फिर कॉम्प्लेक्स के काइनेटिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो है जो वास्तव से जो एग्जैक्ट आना चाहिए उससे हमें कम प्राप्त हो रहा था। ऐसे ही कुछ और भी लिमिटेशंस है जिसको देखने के लिए आप पिछले वीडियो यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन्हीं सारे लिमिटेशंस पर काम करते हुए एच बीदे एंड वी ब्लीक ने एक नई थियरी डेवलप की जिसको नाम दिया क्रिस्टल फील्ड थियरी, जिसमें इन्होंने सेंट्रल मेटल आयन और लीजेंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस को कंसिडर करा। इन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि सेंट्रल मेटल आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लीजेंस होते हैं या उन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर वो न्यूट्रल होते हैं। अगर वो न्यूट्रल होता है तो उसका नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है वो ओरिएंटेड होता है आपका सेंट्रल मेटल आयन के टुवर्ड्स में। ये थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी से काफ़ी हद तक सक्सेस रही, बहुत सारे लिमिटेशंस को इसने एक्सप्लेन किया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी में ऐसा कंसिडर किया गया था कि सेंट्रल मेटल आयन और लीजेंस आपस में ओवरलैप करते हैं। तो अब तक हमने मोटे तौर पे ये देखा कि जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है कि कैसे बॉन्डिंग होती है, और इसमें जो बेस्ड है थियरी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को कंसिडर करा गया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को कंसिडर करा गया है। अब हम डिटेल में इसके अजम्पशंस को देखते हैं ताकि आप समझ सकें कि अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। क्रिस्टल फील्ड थियरी के कुछ हम पोस्टुलेट्स को देखते हैं। दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है वो है अकॉर्डिंग टू CFT सेंट्रल मेटल आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बीइंग सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लीजेंस। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है क्रिस्टल फील्ड थियरी के हिसाब से वो नंबर ऑफ लीजेंस के साथ क्या होता है, सराउंडेड होता है, मतलब वो घिरा हुआ होता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कहीं बीच में सेंट्रल मेटल आयन है, उसके चारों तरफ बहुत सारे लीजेंड्स क्या हैं उससे अटैच्ड है, इसका मतलब सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड है लीजेंड से। सेकेंड पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी लीजन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इस थियरी के हिसाब से यानी CFT के हिसाब से लीजेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के, या तो नेगेटिव लीजेंस मतलब ऐसे लीजेंस जिन पर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर न्यूट्रल लीजेंस जिस पे न्यूट्रल चार्ज हो, ऑल्सो नोन एज पॉइंट डाइपोल, जिसको हम पॉइंट डाइपोल के भी नाम से जानते हैं। जैसे NH3 क्या है, ये एक न्यूट्रल लीजेंट है, इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इसमें नेगेटिव वाला पार्ट भी है और पॉजिटिव वाला पार्ट भी है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है, इस कारण ये न्यूट्रल हो चुका है। इसका थर्ड पोस्टुलेट ये है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी देयर डज नॉट अकर एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ लीजेंस एंड सेंट्रल मेटल आयन। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल फील्ड थियरी के हिसाब से क्या है, आपका सेंट्रल फील्ड थियरी के हिसाब से सेंट्रल मेटल आयन और लीजेंस के बीच में किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थियरी, उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल मेटल आयन और लीजेंस आपस में ओवरलैप करते हैं, लेकिन इस थियरी के अनुसार ऐसा माना गया है कि आपस में उनके बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसके कारण से कंपाउंड क्या होते हैं, कोवैलेंट नहीं होते हैं। हमको पता है कि जितना ज़्यादा क्या होगा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही उसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर कोवैलेंसी इसकी ज़ीरो होती है क्योंकि ओवरलैपिंग भी ज़ीरो होती है। दैट इज़ मेटल लीजन बॉन्डिंग हैविंग 0% ऑफ कोवैलेंसी। इसका फोर्थ अजम्पशन ये है या फिर पोस्टुलेट कह सकते हैं, ऑलवेज देयर अकर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द लीजन। इसका मतलब ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा कंसिडर करा गया है कि क्या होता है, आपका सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, और लीजेंस कैसे होते हैं, या तो उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर वो न्यूट्रल होते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा,
तो उसके बीच एग्जिस्ट करेगा स्टैटिक इंटरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा वहाँ पे लगेगा। जैसे कूलॉम्स लॉ में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, वही फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे, दोनों को आपस में बॉन्डिंग के लिए मजबूर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इफ़ कॉम्प्लेक्स कंटेन न्यूट्रल लीजन, अगर कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल लीजेंट है, यानी ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव, नेट की बात कर रहे हैं, नेट, वो नेट जो आपका लीजेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। द नेगेटिव पोल ऑफ न्यूट्रल लीजन विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल मेटल आयन। नेगेटिव पोल होगा लीजेंट का, वो ओरिएंटेड होगा सेंट्रल मेटल आयन के तरफ। ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक, और ये क्या है आपका लीजेंट है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसका नेट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है 1 1, तो ये क्या हो गया है आपका, ये न्यूट्रल हो गया है। तो इस पे पॉजिटिव है तो अपने तरफ ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये जो लीजेंट का नेगेटिव पार्ट है इसके तरफ क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इसके तरफ ऐसे मूव करेगा, यही उसमें लिखा गया था। तो वही था कि जो नेगेटिव पोल होगा न्यूट्रल का वो ओरिएंटेड हो जाएगा सेंट्रल मेटल आयन के टुवर्ड्स में। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स को इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वैसे भी अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप एकेडमिक या फिर ग्रेजुएशन किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। और वीडियो के अंत में आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, वी मे इनकाउंटर मैनी डिफीट्स बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड। इसका मतलब ये है कि हम कई हार का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए।